तरलता पसंदगी अब क्या है, देखो हम बात करते हैं। देखो ये जो तरलता पसंदगी होती है उसको केन्स ने 3 रूपों में बांटा। कितने रूपों में? 3 रूपों में। तो 3 रूपों में पहला, एक तो लेन देन उद्देश्य, लेन देन उद्देश्य, ट्रांजैक्टिव मोटिव। लेन देन उद्देश्य, व्यक्ति अपने पास पैसे क्यों रखता है? लेन देन पर डे, कभी बीड़ी, कभी सिगरेट, कभी माचिस, आवश्यकता पड़ेगी ना, पड़ती है। तुम लोगों को भी पर डे की आवश्यकता पड़ती कि नहीं पड़ती? कभी चाट खाना है, कभी पानी पूरी पीना है, कभी बिस्किट लेना है, पर डे की आवश्यकता होती ना, इसलिए जेब में रखते पैसे। तो ये हुआ लेन देन, यानी प्रतिदिन के जो खर्चे होते हैं, प्रतिदिन के लिए व्यक्ति पैसे रखता है, अपने पास तरलता रखता है। तो ये हो गया लेन देन का उद्देश्य। दूसरा क्या हो गया? सतर्कता उद्देश्य। सतर्कता उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य का मतलब है कि इमरजेंसी मोटिव। व्यक्ति सतर्क रहता है कि अगर हमें भविष्य में कुछ हो गया तो उसके लिए कुछ हमें रखना है। जैसे मान लो कि हमारी कोई गारंटी तो है, अभी तो सही सही है, पता चला घर पहुंच के बीमार हो गए तो तुरंत पैसे कहाँ से आएंगे? तुरंत इंतजाम नहीं हो पाता ना। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले से अपने पास रखते हैं, यानी हम अपनी भविष्य के बारे में भी सोच करके कुछ पैसा रखते हैं ना। जैसे अगर घर से निकल रहे मोटरसाइकिल लेके तो घर वाले कहते हैं बेटा लो 500 रुपया रख लो, क्या पता कहीं मोटरसाइकिल खराब हो जाए, कुछ हो जाए, है ना, कहते हैं। तो वही है सतर्कता उद्देश्य, इमरजेंसी मोटिव। तो उसको इसलिए भी लोग रखते हैं। और तीसरा है जो केन्स का सबसे इम्पोर्टेंट है, केन्स ने अपने व्यास के सिद्धांत में जो दिया है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है सट्टा उद्देश्य। जुआ, सट्टा उद्देश्य। इस उद्देश्य से भी व्यक्ति अपने पास रखता है पैसा, हाँ रखता है ना। अब वो जो तुम समझ रहे हो उससे थोड़ा सा अलग है। सट्टा होता तो वही है, लेकिन थोड़ा सा केन्स ने उसको अलग रूप से कहा। सट्टा उद्देश्य का मतलब है कि हमें फ़ायदा मिल सकता है, हम पैसे को रखते हैं ताकि कभी हम उसको अचानक में फ़ायदा उठा लें, इसलिए रखते हैं। तो हम लोग किससे 3 तरह के उद्देश्य से रखते हैं। एक तो पर डे हमें लेन देन करना है उसके लिए रखते हैं, दूसरा सतर्कता, कभी इमरजेंसी पड़ गई उसके लिए रखते हैं, तीसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है सट्टा उद्देश्य, कि अगर मान लो कहीं हमें फ़ायदा मिल रहा है तो हम उसको लेके रखते हैं कि हमें उसको लगा देंगे और हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, आप लोग देखो मार्केट में देखते होंगे लोग करते क्या हैं। ध्यान से सुनो, अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ, ध्यान से सुनो। देखो लोग करते क्या हैं कि जो ठेले वाले होते, ठेले वालों के पास पैसों की कमी होती है ना, छोटे मतलब छोटे दुकानदार, उनके पास पैसों की कमी होती है। तो वो क्या करते हैं, अभी उनको माल भरना है तो किसी से पैसे ले लिए, किसी से पैसे ले लिए और वो फिर दिन भर का नहीं लेते। वो कहते हैं कि अगर हम 1,000 आपको दे रहे तो कल 1100 लेंगे। ये क्या है? सट्टा। ये जो दे रहा है पैसा उसके लिए ये सट्टा है। उसके पास 1,000 थे, उसने दे दिया, कल उसको 1100 मिल गए। ऐसे ही होता है बैंकों में। तो बैंकों में क्या होता है कि बैंकों में जैसे अभी आपका ये पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास नहीं, बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना चली, उसमें सरकार क्या कर रही है, आपसे पैसे इकट्ठा करवा रही है कि आप पैसे जमा कर दो, बाद में हम आपको क्या देंगे, सैलरी देंगे। यही है ना, 233 रुपये आपको 1 साल में जमा करना है और 60 साल के जब हो जाओगे तो सरकार आपको सैलरी देगी। तो अगर आपके पास इस समय पैसे हैं तो आगे के लिए आप कमाई कर सकते हैं। उसके अलावा
जो बैंकें होती हैं, बैंकें अपना एक वो होता है वो बेचती हैं, तो उसमें अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम खरीद लेते हैं, और कल या परसों जब वो महंगा हुआ या सरकार जब उसको बैंक जब उसको वापस मांगती है तो रेट महंगा लगा देती है, तो हम उससे प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो इस तरह से जो है सट्टा उद्देश्य ये होता है। तो ये तो अभी हमने ब्याज की बात नहीं किया, अभी हमने ब्याज की बात नहीं की, ये हमने बात किया तरलता की, ठीक है, क्योंकि केन्स ने कहा है तरलता पसंदगी का सिद्धांत। तो अब हम आते हैं केन्स के ब्याज के सिद्धांत पे। टाइम क्या हुआ? बच गया? अच्छा, तो हम ये देखते हैं पहले मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग, और मुद्रा की मांग में यही तीनों उद्देश्य आते हैं। मुद्रा की मांग क्यों होती है? इन तीनों उद्देश्यों के लिए, लेन देन उद्देश्य के लिए, सतर्कता उद्देश्य के लिए और सट्टा उद्देश्य के लिए। तो केन्स ने इन दोनों उद्देश्यों को L1 माना। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। इसको क्या कहा उन्होंने? L1। और इस सट्टा उद्देश्य को उन्होंने क्या कहा? L2। सट्टा उद्देश्य को उन्होंने L2 कहा। तो अब L बराबर क्या हो गया? L1 प्लस L2, यानी जो मुद्रा की मांग है, मुद्रा की मांग को किससे दिखा रहे हैं? L से, है ना? L फॉर लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी से दिखा रहे हैं। तो अब हमारा L1 और L2 हुआ। अब इसमें L1 को देखते हैं। L1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम, L1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम, यानी जो L1 है, L1 जो डिमांड है, ये लेन देन उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य का जो डिमांड है, ये जो निर्भर करती है वो इनकम पे निर्भर करती है। अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है तो आप पर डे ज़्यादा खर्च करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, पूजा के लिए नहीं करेंगे। ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा करेंगे, वैसे भी सीधी सी बात है। हाँ, फिर हम टैक्सी में नहीं आएंगे, एसी में आएंगे, गाड़ी से आएंगे। हाँ, और ये सतर्कता उद्देश्य भी, अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा रखेंगे इमरजेंसी के लिए, क्योंकि बड़े लोगों को बड़ी बीमारियां भी होती हैं। हाँ, ये सिर्फ एक जोक है, ये हम नहीं कह रहे, केवल तुम लोगों की। तो ज़्यादा, लेकिन इनकम हमारी ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा इमरजेंसी के लिए भी रखेंगे। पहले जहाँ पे इनकम हम, जहाँ पे अगर मान लो इनकम हमारी 10,000 थी तो 1,000 रख लिया करते थे इमरजेंसी के लिए। फिर अगर हमारी 20,000 हो गई तो अब हम 3-4 हज़ार रख लिया करेंगे। हैं, 5,000 मान लेते हैं, इसकी इनकम है शायद 20,000, ये 5,000 रखती होगी। हाँ, तो ये फिर ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? इनकम पे ही तो कर रहे हैं ना। आय ज़्यादा होगी तो हम पर डे ज़्यादा खर्च करेंगे और ज़्यादा सेव भी रखेंगे इमरजेंसी के लिए। और लेकिन जो L2 होता है वो L2 पूरी तरह से ब्याज की दर पर डिपेंड करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं L2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ R का मतलब रेट, इंटरेस्ट रेट। तो ब्याज की दर, L2 का ब्याज दर से क्या लेना देना है ये देखना है हमें, यही हमें यहाँ पे मेन इसी पे फोकस करना है। तो L2 जो है ब्याज की दर को, जो ये सट्टा उद्देश्य है वो ब्याज की दर पे निर्भर करता है। सट्टा का मतलब होता है कि कभी कोई इमरजेंसी में हम कमाई कर सकते हैं। जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, उनके पास पर डे सामान बेचने के बाद भी अगले दिन के लिए जो सामान उनको चाहिए उसके लिए पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते, क्या आज का जो किया वो दे दिया, जिससे लिया था दे दिया। आज फिर वो जो कल का सामान खरीदेंगे वो आज किसी से पैसे ले लेते हैं और हाँ, कल अपना काम चला के शाम को फिर वापस करते हैं। तो इतने दिन का जो देने वाला होता है वो कहता है कि हम आपको 1,000 दे रहे हैं, कल हमें 1,100 चाहिए, है ना?
वो ब्याज या जो भी कुछ मान लिया जाए, तो ये क्या होता है, एक तरीके से ब्याज की दर है ना, कमाई करने के लिए, इमरजेंसी में कमाई करने के लिए। तो ऐसे ही जो सामान्य लोगों का होता है, लोगों के पास अगर पैसे ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको बचा लेते हैं कि अगर कभी इमरजेंसी में कुछ फ़ायदा मिला तो उसको ले लेंगे, निवेश कर देंगे। तो जैसे बैंकें होती हैं, बैंकें अपना एसेट्स बेचती हैं, कभी वो अपने एसेट्स बेचती हैं, तो हम क्या करते हैं, या जो व्यक्ति पैसा जिसके पास ज़्यादा होता है वो खरीद लेता है। जैसे आज उसकी कीमत है 400 रुपये, वो उसका मूल्य 500 है, लेकिन बिक कितने पे रहा है, 400। मूल्य 500 का है लेकिन बिक रहा है 400 पे, तो ये हमने 100 रुपये के फ़ायदे पे खरीद लिया, 100 रुपये के फ़ायदे पे खरीद लिया। अगले दिन हम उसको 500 में बेच देंगे, तो 100 रुपये हमें फ़ायदे मिल गए ना। यही है सट्टा। तो ये सट्टा क्या होता है, ब्याज की दर पे डिपेंड करता है। तो ब्याज की दर अगर ज़्यादा है तो हम अपने पास पैसे कम रखेंगे, है ना, क्योंकि हम एसेट से खरीद लेंगे। तो जब एसेट से खरीदेंगे पैसे हमारे पास कम हो जाएंगे। ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो हम कम खरीदेंगे, कम रखेंगे, खरीदेंगे तो ज़्यादा, लेकिन पैसे अपने पास कम रखेंगे, यानी तरलता हमारे पास कम हो जाएगी। लेकिन अगर ब्याज की दर कम हुई तो हम तरलता अपने पास बढ़ा लेंगे, अपने पास ज़्यादा रख लेंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर एसेट्स महंगे हो जाएंगे यानी ब्याज की दर बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, ब्याज की दर बढ़ेगी तो हम चाहेंगे ना, ब्याज की दर ज़्यादा है, ले लो, अभी हमें फ़ायदा मिल रहा है तो हम ले लेंगे, यानी मुद्रा हमारे पास कम हो जाएगी, तरलता हमारे पास कम हो जाएगी। लेकिन जब ब्याज की दर कम होगी तो हम ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, अपने पास रखेंगे, यानी तरलता हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या है, यानी L2 और L2 और R के बीच में जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप है, यानी इनके बीच में उल्टा संबंध है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सीधा संबंध था, L1 अगर बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रही है, I बढ़ रही है तो L1 भी बढ़ रहा है, और I घट रही है तो L1 भी घट रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ब्याज की दर बढ़ रही है तो जो लिक्विडिटी हमारे पास है वो कम हो रही है, और अगर ब्याज की दर घट रही है तो लिक्विडिटी बढ़ रही है। यही है ना। तो इसको हम देख सकते हैं, इसका एक चित्र बना करके इसको हम ये देख सकते हैं कि अगर हम ये x अक्ष और y अक्ष पे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिख लें, ब्याज की दर लिख लें, और यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी हो जाए, ये लिक्विडिटी है ना, लिक्विडिटी, तो इसके बीच में जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप ऐसे ही होता है। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करो। ये ब्याज की दर हमने मान लिया, ये ब्याज की दर है 5%। कितनी है? 5%। तो जब 5% है तो लिक्विडिटी हमारे पास कितनी है, मान लेते हैं 200, 1000 हो सकता है, कुछ भी आप इसको मान लीजिए, 200 हमने माना, 200 हो गया। और अगर मान लो ये ब्याज की दर बढ़ जाती है, ध्यान देना, ब्याज की दर बढ़ जाती है तो ये लिक्विडिटी हमारे पास कम हो गई ना, दिख रहा है ना, पहले 200 थी, अब मान लेते 100 रुपये हो गई, क्योंकि हमने एसेट से खरीद लिए। ठीक है, अब मान लो ब्याज की दर घट जाए, ब्याज की दर घट करके ये 6% हो गई थी, अब ये हम 4% मान लेते हैं। तो जब 4% हो गई तो लिक्विडिटी हमारे पास बढ़ गई ना, क्योंकि हमने अब एसेट से कम खरीदे, तो हमारे पास लिक्विडिटी बढ़ गई, ये 300 हो गई। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे देखने को मिल रही है, अगर हम इसके बाद यानी 4% से नीचे ब्याज दर कर देते हैं तो खरीद पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिक्विडिटी हमारी वही उतनी की उतनी बनी हुई है। जैसे अगर ये हम इससे कम कर दें ब्याज की दर तो लिक्विडिटी पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये लिक्विडिटी हमारी 400 हो रही है, लेकिन यहाँ पर खरीद नहीं है। ये इससे नीचे आने पे यानी
हम इससे नीचे आने पे खरीदना ही नहीं चाहेंगे। अगर ब्याज दर एक निश्चित सीमा से कम कर दी जाए तो हम नहीं खरीदेंगे। खरीदोगे? तुम लोग खरीद लोगे क्या? नहीं खरीदोगे ना। अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आपको ये लग रहा है कि जितना पैसा मेरे पास है वो उसको खरीदने से बेहतर है कि हमारे पास ही रहे। जैसे मान लो वो 500 का है, वो एसेट 500 का है, 500 का है और वो 499 में आपको मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? 499 में। तो क्या आप लेना चाहेंगे? क्या नहीं लेना चाहेंगे ना। तो वही स्थिति ये है कि अगर ब्याज दर इतनी कम हो जाए कि व्यक्ति उस पर खरीदना ही न चाहे, उसकी इच्छा ही समाप्त हो जाए, तो उसको हम लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप। 100% ये क्वेश्चन आना है 2 नंबर में। लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। यानी ये जो है इसके बाद ये जो वक्त हमारा नीचे को गिर रहा था, अब वो नीचे ना गिर करके सीधा चला जाएगा, बिल्कुल सीधा। और इसी को ही हम लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं, इसी को ही हम तरलता जाल बोलते हैं। समझ गए? देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को तरलता जाल कहते हैं। वो चाहे आपकी क्लास की बात हो, चाहे कंपटीशन की बात हो, हर जगह ये लिक्विडिटी ट्रैप पूछा है। तो लिक्विडिटी ट्रैप सीधी सी बात इतनी सी ही है कि एक निश्चित सीमा के बाद अगर ब्याज दर कम की जाती है तो वहाँ पे खरीदने में या एसेट से खरीदने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो खरीदता ही नहीं है। यानी ब्याज दर इससे नीचे घटाई नहीं जा सकती है, ब्याज दर इससे नीचे घटाई नहीं जा सकती है। इसी को ही लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं, इसी को ही तरलता जाल कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया? ये मुद्रा की मांग थी। मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति क्या है? देखो ध्यान से सुनो। मुद्रा की पूर्ति को एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते? एम से, है ना? क्वांटिटी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी ऑफ मनी जो होती है उसके 2 भाग हैं। अच्छा, जो मुद्रा की पूर्ति होती है बताओ कैसे किया जा सकता है? आप लोग अपना माइंड लगाओ कैसे किया जा सकता है। अभी मैंने एक ओवरव्यू दिया था, एक थोड़ी थोड़ी ऊपरी बातें बता दिया था कि जो मुद्रा की पूर्ति है क्या कहाँ कहाँ से पूर्ति हो सकती है। अपना बुक में क्या है, हम क्या बताते हैं वो चलो। ये एम जो है, जो मुद्रा की पूर्ति है, यानी मुद्रा की पूर्ति का मतलब एक तो डिमांड कर रहा है हमें इन तीनों चीज़ों के लिए चाहिए, और एक पूर्ति करेगा। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप से ऊपर से भगवान दे देंगे, नहीं होगा ना। एक पूर्ति भी करेगा। तो वो पूर्ति करने वाला एक तो ये होगा जो हमारे पास नगद रूप में है, हमारे पॉकेट में है, वो एक वो पूर्ति करेगा। दूसरा कौन पूर्ति करेगा? बैंक करेगी। तो ये जो M1 है जो हमारे पॉकेट में है, जो हमारे पास है, जो हमारे खर्च करने के लिए मिला है, वो M1 प्लस जो बैंक के पास है डिमांड ड्राफ्ट, जो जमा पूंजी है, जमा मांग, मांग जमा जिसको बोलते हैं मांग जमा, उसको हम बोलते हैं M2 मांग। तो अब ये जो पूर्ति हो रही है वो किसके किसके द्वारा हो रही है? एक जो हमारे पास और जो बैंक के पास। और इसको कौन डिसाइड करता है? मुद्रा अधिकारी करता है ना। मुद्रा अधिकारी कैसे करता है? मुद्रा अधिकारी तो किसी न किसी नियम के तहत चलता है। तो इसलिए जो मुद्रा की ये पूर्ति रहती है वो यानी ये अपने अनुसार काम करता है। तो सबसे जो बड़ी भूमिका निभाता है पूर्ति में, वो कौन वाली निभाती है? वो M1 यानी हमारी पॉकेट मनी यही निभाती ना। तो जो पॉकेट मनी है, जो हमें सैलरी मिली है, जो हमें खर्च करने को मिला है, वही हमें निभाती है। सबसे बड़ी भूमिका वही निभाती है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो M है वो ये वाला हटा के केवल यही वाला है। तो मुद्रा की पूर्ति कहाँ से होती है? हमारे पॉकेट मनी से।
समझ में आया ना? तो अब इसको कैसे दिखा सकते हैं? इसको दिखा सकते हैं ये सीधी ऐसे, कैसे? ब्याज की दर से इसका क्या संबंध है? ब्याज की दर अगर ज़्यादा होगी तो हम पूर्ति ज़्यादा करेंगे, है ना? ब्याज की दर अगर ज़्यादा होगी तो हम पूर्ति ज़्यादा करेंगे, तब हम ज़्यादा खर्च करेंगे। इससे क्या होगा? जो ब्याज की दर अगर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा क्यों खर्च करेंगे? अगर ब्याज की दर कम है तो हम कम क्यों खर्च करेंगे? कम क्यों पूर्ति कम क्यों करेंगे? क्योंकि जब ब्याज की दर ज़्यादा है तो हम अपने पैसा पास ना रख करके बैंक में रखेंगे, वहाँ से हमें ब्याज ज़्यादा मिलेगा। और अगर ब्याज की दर कम है तो बैंक में ना रख करके जेब में रखेंगे, अपने पास रखेंगे। यही है ना? समझ में आ रहा है ना? तो ब्याज की दर से मुद्रा की मात्रा का सीधा संबंध है। अगर ब्याज की दर मान लेते हैं 5% है तो इस समय हम कितना रख रहे हैं? 200 रुपये। और ब्याज की दर अगर 6% हो गई तो हम अपने पास पैसे नहीं रख के हम अपनी बचत कितनी कर रहे हैं? 300 कर रहे हैं, है ना? ब्याज की दर ज़्यादा हुई तो हम बचत कितनी कर रहे हैं? 300। यानी अब हम डिमांड के लिए कम दे रहे हैं, हमने बचत ज़्यादा किया है। और अगर ब्याज की दर कम हो गई, 4% हो गई, तो हमने कम कर लिया, अपने पास रख लिया। अब हम डिमांड पूर्ति कम कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। तो इसका मतलब है इन दो इसके बीच में यानी मुद्रा की मात्रा और ब्याज की दर में सीधा संबंध है। ठीक है ना? अब देखो, अब हमें ब्याज दर का निर्धारण करना है। तो ब्याज दर का निर्धारण कहाँ पे होगा? जहाँ पे मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर हो जाएंगे। मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर हो जाएंगे। और देखो, ये जो मुद्रा की पूर्ति है एक निश्चित समय पे देखा जाए तो ये बिल्कुल स्थिर रहती है, एक ही रहती है, उसमें बहुत जल्दी बदलाव नहीं होता है। जब तक मुद्रा अधिकारी उस पर कोई खास समय नहीं देखेगा तब तक बदलाव नहीं करता। आप लोग देखते होंगे हर 3 महीने 6 महीने पे बैठक होती है RBI, है ना? तो वो 3 महीने तक स्थिर रहती है, 3 महीने के बाद ही उसमें जो कुछ चेंज होता है। तो वो ये जान लो कि ये स्थिर है, ये मुद्रा की मात्रा है, यानी ये M है। और जो मुद्रा की मांग है वो वक्र कैसा है? वो ऊपर से नीचे की तरफ बाएं जा रहा है ना, ये है हमारा L, यानी मुद्रा की मांग। अब देखो, मुद्रा की मांग L ये है, मुद्रा की पूर्ति M ये है, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं? E बिंदु पे। और यही बिंदु जो है वो ब्याज दर का निर्धारण कर रहा है। यही 5% ब्याज दर है। हमने अपनी तरफ से 5% लिखा, ज़रूरी नहीं कि 5% ही हो, है ना? यानी ये कहाँ पे डिसाइड हुआ? जहाँ पे मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर हुए, वहीं पर ब्याज दर का निर्धारण हुआ है। ठीक है ना? समझ में आया? तो ब्याज दर का निर्धारण इसी बिंदु पर होगा। यही कीन्स की तरलता पसंदगी का सिद्धांत है। ठीक है? कीन्स ने कहा है कि ब्याज एक मौद्रिक घटना है। इंटरेस्ट इज ए मॉनेटरी फेनोमेनन, बहुत मौद्रिक घटना है। तो ये मौद्रिक घटना एम भी मौद्रिक, यानी मुद्रा की मात्रा भी मौद्रिक है, और एल भी यानी मुद्रा की मांग भी मौद्रिक है। तो इन दोनों के बीच में एक घटना घट रही है जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं। इसीलिए ही इसको कीन्स ने कहा है ये एक मौद्रिक घटना है। ब्याज की दर एक मौद्रिक घटना है, या ब्याज एक मौद्रिक घटना है। ठीक है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है समझ में कम